तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये अपना जो न्यूक्लियस है इस पे चार्ज होता है Ze और ये पॉजिटिव चार्ज है, और जो इलेक्ट्रॉन हमारा रिवॉल्व कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है और इसकी स्पीड v है बच्चों। अच्छा, हमारा टॉपिक है एनर्जी निकालना बच्चों। तो सुनिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन के पास दो एनर्जी होती हैं। मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉन हैज टू टाइप्स ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन हैज टू टाइप्स ऑफ एनर्जीज। नंबर वन, काइनेटिक एनर्जी। नंबर वन, काइनेटिक एनर्जी। और बच्चों, जो काइनेटिक एनर्जी है उसका फार्मूला क्या आप बता सकते हैं? क्या फार्मूला होता है बच्चों? हाफ एम बी स्क्वायर। ये होता है हाफ एम बी स्क्वायर प्यारे बच्चों। लेकिन देखो ऐसा है बच्चों, हमको यहाँ पर जो उसकी ना टोटल एनर्जी निकालनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी तो Q1 Q2 बाई आर के रूप में होती है और काइनेटिक एनर्जी इस रूप में होती है। तो हम यहाँ पर एक ट्रिक करेंगे बच्चों। काइनेटिक एनर्जी ये होती है, ठीक है, लेकिन बच्चों अब हम एक छोटी सी ट्रिक करेंगे। हम जानते हैं, हम ये कहेंगे कि बिकॉज जो एक की कंसेप्ट क्या था, एक की कॉन्सेप्ट था कि इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स देता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो इस बोर थ्योरी का की कॉन्सेप्ट है और हमने कई बार पहले भी इस्तेमाल किया और आगे भी इस्तेमाल करने जा रहे हैं। mv स्क्वायर अपन r इजिकल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, मैग्नीट्यूड में ले रहे हैं, माइनस नहीं लेंगे, अपॉन r स्क्वायर। ये हमने आपको बताया था। और यहां से बच्चों हमने ऐसे इस्तेमाल किया था कि एक कार कट जाता था और we will be left with mv square is equal to kze square by r, ऐसे बच जाता था बच्चों। तो देखो ऐसा है, काइनेटिक एनर्जी ऐसे होती है, लेकिन बच्चों मैं इसको अब इस रूप में लिखूंगा बच्चों, इस रूप में लिखूंगा। मैं इसको लिखूंगा, इस फार्मूले को मैं ऐसे लिख दूंगा कि हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा kz ई स्क्वायर अपॉन में 2r है बच्चों। और ये ई के है बच्चों, ये ई के है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि हम ई के को ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर बाई r। ऐसे भी हम इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं। हालांकि ये यस ऑफ कोर्स 2r होगा बच्चों, यहां पर ये जो है डेफिनेटली 2r होगा और ये 2r होगा। तो वैसे तो काइनेटिक एनर्जी का ये फार्मूला है बच्चों, लेकिन हम इसको इस रूप में ले नहीं सकते, हमें इसको बदलना होगा इस रूप में। ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, बदलना इसलिए है कि हमें जोड़ना है इसको, है ना बच्चों। जैसे कि आप किसी नए इंसान से मिलते हैं और आपको लगता है कि यार वो इंसान बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, आप उसे बड़ा पसंद करते हैं, लेकिन आप ये देखते हैं कि यार मेरा नेचर उसके नेचर से अलग है, लेकिन मैं उसको खोना नहीं चाहता। तो आप क्या करेंगे? आप उसके जैसा बनने की कोशिश करेंगे। आप उसके जैसा जब बन जाएंगे तो आप उससे मिल जाएंगे, आपकी उससे दोस्ती हो जाएगी बच्चों। तो वही काम हमने यहाँ पे किया। हमें बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी में इसको जोड़ना था काइनेटिक को, तो उसका रूप बदल लिया। अब देखो, अब जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, जो रादर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसका फार्मूला होता है बच्चों, ध्यान से सुनना, उसका फार्मूला क्या होता है। आमतौर पर बच्चे इसको कंफ्यूज हो जाते हैं, कूलाम लॉ से कंफ्यूज हो जाते हैं। कूलाम लॉ होता है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में सिंगल आ आता है, पोटेंशियल एनर्जी में सिंगल आ आता है। और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लिखते समय हमेशा चार्ज का साइन लेते हैं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। और जब हम कूलाम लॉ लगाते हैं तो हम चार्ज का साइन नहीं लेते हैं। आप देखिए कि ये हमने कूलाम लॉ लगाया है यहाँ पर, है, तो यहाँ पर हमने चार्ज का साइन नहीं लिया। रीजन बीइंग, हमने कूलाम लॉ में मैग्नीट्यूड लगाया था। और बच्चों जो अपनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, वो उसमें लगता ही चार्ज का साइन हमेशा है। तो EP इज इक्वल टू फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 प्लस ZE Q2 माइनस E, और इसमें आती है सिंगल पावर।
ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है इस सिस्टम की बच्चों, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है इस सिस्टम की। अच्छा, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है उसका फॉर्मूला आ गया है माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर। प्यारे बच्चों, अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो फार्मूला है ना, ये काइनेटिक एनर्जी इस रूप में है। देखिए इसको, देखिए इसको, देखिए। तो हमने इसलिए इसको चेंज किया था काइनेटिक एनर्जी को। अब हम छोटा सा काम और यहां पर करने जा रहे हैं। हम ईपी को ऐसे लिखने जा रहे हैं बच्चों। हम ईपी को बच्चों ऐसे लिखने जा रहे हैं। इसको लिख रहा हूं मैं -2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और -2 से डिवाइड, के जेड ई स्क्वायर, माइनस मैंने बाहर ले लिया और यहां इसको ऐसे लिख दिया बच्चों। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड किया और माइनस को बाहर लिख दिया। अब प्यारे बच्चों बता सकते हो ये क्या चीज है? ये ई के है बच्चों। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये ई के है बच्चों। तो हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आ गया, ईपी इज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ईपी इज इक्वल टू माइनस ई के। बच्चों ये हमारे पास जो एक रिजल्ट आया, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट फ्रॉम वेरी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको ये बताएंगे कि ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसका मतलब है आपको मिल गया है ई पी इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस ऑफ ई के। ई पी इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस ऑफ ई के, ये एक खास रिजल्ट है। लेकिन बच्चों आपने देखा कि हमने काइनेटिक एनर्जी पहले ऐसे लिखी थी, फिर उसका रूप बदला और ऐसे किया। पोटेंशियल एनर्जी को हमने ऐसे लिखा, पोटेंशियल एनर्जी को हमने ऐसे लिखा और उसके बाद हमने जो है दोनों को जोड़ना हमारा उद्देश्य है, क्योंकि हमें निकालनी है टोटल एनर्जी बच्चों। तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो जो टोटल एनर्जी होगी बच्चों, दैट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। और हमने पहले तैयारी ऐसी करके रखी है कि हमें बाद में दिक्कत ना हो, हमने ऐसी तैयारी करके रखी है। असल में ईपी बराबर -2 ई के है। तो बच्चों ई के -2 ई के यानी कि हो गया माइनस ई के। कहने का मतलब यह हुआ बच्चों कि जो टोटल एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की, वो असल में काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है मैग्नीट्यूड में, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। नेगेटिव साइन के साथ है बच्चों, नेगेटिव साइन के साथ होती है। अब बच्चों ईके की वैल्यू डाल देंगे हम। ईके की जो मॉडिफाइड वैल्यू थी ये वाली, तो टोटल एनर्जी का फार्मूला आ गया है के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r विद ए नेगेटिव साइन। आर की वैल्यू पुट करनी है हमको, और आर की वैल्यू पुट करने के लिए हम इसको ऐसा करेंगे बच्चों, हम इसको ऐसा लिख देंगे माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 और इंटू 1/r, ऐसा लिख देंगे। ऐसा लिखने के बाद बच्चों हम जो है इसमें r की 1/r की वैल्यू डाल देंगे। अच्छा, 1/r की वैल्यू डाल देंगे बच्चों। अब ये आ गया आपका माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2। अब प्यारे बच्चों मेरे को तो आर की वैल्यू याद है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, ये आर की वैल्यू है। तो उल्टा करेंगे, ये जो है बच्चों, ये जो है 1/, उसकी वैल्यू हो गई, आर की वैल्यू हो गई बच्चों। तो अब हम आप देखिए ये जो टोटल एनर्जी है ये कितनी आ रही है। जो आपकी टोटल एनर्जी है बच्चों, उसका फार्मूला आ रहा है बच्चों, यहां पर आप देखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम्स, और बाकी कुछ नहीं कटने वाला, और डायरेक्ट पूरा आंसर लिखना पड़ेगा माइनस
2 पाई स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर और आपके m k स्क्वायर z स्क्वायर e की पावर 4, ये आंसर आएगा बच्चों, n स्क्वायर h स्क्वायर। सिर्फ e लिख देते हैं इसको, टोटल एनर्जी को। तो -2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। और बच्चों अब आप यहां देख सकते हैं कि जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, वो देखने वाली बात है, वो नेगेटिव है। ये जो टोटल एनर्जी होती है नेगेटिव है, ये आपने ध्यान रखना है। जो टोटल एनर्जी नेगेटिव है। अब इस नेगेटिव एनर्जी को बच्चों अब जो है हम थोड़े से और बेहतर रूप में यहां पर लिखने जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा जो है ये इम्पॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि जो चीज़ थोड़ी इम्पॉर्टेंट होती है हाँ बच्चों, तो यहां पर ओके बच्चों, क्या फार्मूला था? किसी विद्यार्थी को याद हुआ क्या फार्मूला टोटल एनर्जी का? -2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। ये इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी का फार्मूला है बच्चों। ये फार्मूला किसके लिए है जानते हो? ये हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए है बच्चों। अच्छा, अब आप इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको ये पता लगने वाला है बच्चों कि इसके अंदर ये इतना, ये इतना, ये क्या चीज है बच्चों? ये कांस्टेंट है बेटा, कांस्टेंट है। इन सब की वैल्यू आप डालेंगे तो इनकी वैल्यू आ जाएगी ऐसा सिस्टम में, है बच्चों। और उसके बाद आपको बता दूं वो जूल में आएगी, क्योंकि जो n है, n जो है उसका कोई यूनिट नहीं होता और z का भी यूनिट नहीं होता, ये जूल में आएगी। उसको आप 1.6 इंटू 10 की पावर -90 से डिवाइड करेंगे तो वो जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। लेकिन अगर आप उसे 1.6 इंटू 10 की पावर -13 से डिवाइड कर देंगे तो वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी बच्चों। और ये जो टोटल एनर्जी का फार्मूला है, ये कांस्टेंट की वैल्यू लिखने पर इतना आता है, -13.6 और आपके अपॉन n स्क्वायर और z स्क्वायर। ये फार्मूला आता है इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का, इसमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बच्चों, ठीक है। और इसके बाद यहां पर अब आप बताइए कि अगर हम इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं उसमें अपना जो है इलेक्ट्रॉन के लिए, अगर हम इसको एक्सक्लूसिव फार्मूला बनाना चाहते हैं बच्चों, तो आप मुझे बता सकते हैं कि हमें क्या चेंजेस करने होंगे बच्चों? ये फार्मूला हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए है। अगर हम इसको बनाना चाहते हैं बच्चों इस रूप में, यहां पर हम डिवाइड करते हैं बच्चों, सॉरी यहां पर वो नहीं आता, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है, सॉरी। तो ये आपका फार्मूला हो गया -13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर इसे आप कन्वर्ट करना चाहते हैं हाइड्रोजन के लिए, तो फॉर हाइड्रोजन एटम एक्सक्लूसिवली आप कह सकते हैं कि z बराबर 1 होता है बच्चों। जब z बराबर 1 होता है तो आपका ये जो फार्मूला है हाइड्रोजन एटम के लिए हो गया -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये फार्मूला
केवल इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हाइड्रोजन एटम की है बच्चों। और आपको पता है कि हमें गहराई तक और गहराई तक जाना होता है जब तक हमें सारी नतीजे मिल ना जाए। अब प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं इसके अंदर कि अगर आप n बराबर 1 लिखेंगे बच्चों तो अलग एनर्जी मिलेगी आपको। n बराबर 1 लिखेंगे बच्चों तो एनर्जी कितनी मिलेगी जानते हैं बच्चों? ये मिलेगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n बराबर 2 लिखेंगे आप तो आपको एनर्जी मिलेगी -13.6 डिवाइड बाई -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। ऐसे ही n बराबर 3 आप लिखेंगे तो ये मिल जाएगी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। और n बराबर इन्फिनिटी, आखिरी ऑर्बिट, तो इन परिणाम इन्फिनिटी 0 होता है बच्चों, और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग अलग ऑर्बिट में इतनी होती है बच्चों। और सबसे खास बात प्यारे बच्चों, ये है मोस्ट नेगेटिव, ये है मोस्ट नेगेटिव, यानी कि ये मिनिमम है। देखो -13.6 से बड़ा है -3.4, क्योंकि लेस नेगेटिव है। लेस नेगेटिव चीज बड़ी होती है। -1, -2, -3, बताओ सबसे बड़ा कौन? बच्चों अगर मैं लिखता हूं 1, 2, 3 तो इसमें सबसे बड़ा कौन? 3। लेकिन अगर मैं लिखता हूं -1, -2, -3 तो सबसे बड़ा -1। और अगर इससे भी आगे 0 आ गया तो सबसे बड़ा 0। प्यारे बच्चों 0 सबसे बड़ा है इसमें। वही बात यहां पर आपने देखनी होगी बच्चों। ये तो है मिनिमम एनर्जी, उसके बाद ये बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और ये है मैक्सिमम। तो जो आखिरी स्टेट होती है जिसे आयनाइज स्टेट कहते हैं, आखिरी शेल, वैलेंस शेल, उसमें इलेक्ट्रॉन जो है उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है बच्चों। तो ये आपने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है उसकी कंटिन्यूअस वैल्यू नहीं है ना बच्चों। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन हैज ओनली सर्टेन डिस्क्रीट वैल्यूज, discrete values of energy, that is energy of electron is not continuous। बच्चों एक ये बात हासिल लगी कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है बच्चों वो अलग अलग वैल्यू, सर्टेन वैल्यूज ही रख पाती है, और बच्चों सारी एनर्जी की वैल्यू उसमें नहीं होती है। ये बात आपने जानी। अच्छा, अब एनर्जी नेगेटिव है, ये भी बात आपने जाना बच्चों, ये भी आपने यहाँ पर जान लिया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि जो एनर्जी है अगर 13.6 को हटा दें तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -n²। बच्चों ये जो नेगेटिव साइन है ना वो उल्टा इफेक्ट कर देता है। अगर बच्चों आपसे कोई कहता है कि भैया अगर कोई चीज ऐसे लिखी है तो इसका मतलब है कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n²। बताओ n बढ़ेगा तो E घटेगा, घटेगा, घटेगा। और बच्चों अगर माइनस आ गया तो उल्टा हो जाता है, n बढ़ेगा तो E बढ़ेगा। असल में माइनस होने से ये जो है उल्टा इफेक्ट यहां पर हो जाता है बच्चों। और वैसे भी आप देखेंगे, एक मैं आपको वैसे लॉजिकल तरीके से अगर मैं समझाऊं तो देखो n बढ़ेगा तो 1/n² घटेगा, 1/n² घटेगा मतलब E विल बिकम लेस नेगेटिव, लेस नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव, है ना बच्चों। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -1/n² को आप समझ सकते हैं, हालांकि लिखते नहीं है इसको हम ऐसे कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²। माइनस की वजह से n बढ़ता है तो E बढ़ता है बच्चों। ये तो ये आपने एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी जो हमने कराया उसमें का ये टॉपिक अभी आपको बताया गया है बच्चों। अब इसके बाद एक चीज आती है कि इसमें जो एक और चीज बच्चों ये आती है इसके अंदर कि अपना
हाँ बच्चों, तो इसके बाद आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन, अभी तक जो हमने आपको बात बताई उसमें बताया था कि उसकी जो रेडियस, ऑर्बिट की जो रेडियस होती है बच्चों, ऑर्बिट की जो रेडियस होती है इलेक्ट्रॉन की, वो इक्वली स्पेस्ड होती है या अनइक्वली स्पेस्ड होती है? हाँ, और उसमें जो रेशियो होता है बच्चों, वो आपको पता है कि R1:R2:R3 होता है 1:4:9। ऐसे ही जो उसकी स्पीड है वो भी 1:1/2:1/3:1/4 ऐसे वेरी करती है। ऐसी फ्रीक्वेंसी भी डिस्क्रीट वैल्यू होती है। ऐसी आपने एनर्जी में जाना कि एनर्जी -1/n² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या n² के डायरेक्टली या -1/n² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये आपने जाना बच्चों। तो अब हम आपको बताएं कि बोहर ने आगे क्या किया था। बोहर का टारगेट था स्पेक्ट्रल सीरीज को एक्सप्लेन करना, वो उसी दिशा में आगे बढ़ रहा था। फिर उसने बच्चों एक फार्मूला जो है निकाल के दुनिया को दिया, और उस फार्मूले का नाम था रिडबर्ग फार्मूला, डेरिवेशन फॉर रिडबर्ग फार्मूला। इसमें रिडबर्ग नाम के साइंटिस्ट का भी कंट्रीब्यूशन रहा होगा डेफिनेटली, तभी इसको रिडबर्ग फार्मूला कहते हैं। और बच्चों, ये रिडबर्ग फार्मूला की कोर कॉन्सेप्ट ये है कि आपको याद होगा कि H₈ होता है क्या, जानते हो? वो होता है E2 - E1, है ना बच्चों? तो हम रिडबर्ग फार्मूला ऐसे निकलेगा। अब सुनो प्यारे बच्चों, ध्यान से मेरी बात सुनो। जो एनर्जी का डेरिवेशन मैंने आपको बताया था, आप जानते हैं अभी अभी आपको बताया गया, वो फार्मूला था -2π²m�k, है बच्चों? 2π² में सिंगल पावर आती है, k² और आपके z² और e⁴। एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद कर लेना। -2π²m�k² z² e⁴/n²h²। ये बात होती है बच्चों। मैं आपसे पूछता हूं बच्चों, अगर कोई किसी गिवन न्यूक्लियस की बात करें, चलो अगर हम सपोज कीजिए हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो Z हो गया 1, और अब तो उस समय N की अलग अलग वैल्यूज के लिए E की अलग अलग वैल्यूज आती हैं। ये मेन फार्मूला है। अब आप यहां पर देखिए प्यारे बच्चों कि अगर आपको मैं ये कहता हूं कि इस फार्मूले से अगर मैं पहली ऑर्बिट की एनर्जी निकालता हूं, पहली ऑर्बिट की, तो बच्चों वो कितनी आएगी बच्चों? वो आएगी बच्चों, चलो एक काम करता हूँ, यहाँ से यहाँ करता हूँ। जो पहली ऑर्बिट की एनर्जी आएगी वो आएगी -2π²m�k² z² e⁴/n⁴ और h²। ऐसे ही दूसरी ऑर्बिट कोई n2 वाली, उसकी आएगी -2π² m�k² z² e⁴/n2² और h²। ये ऊंची ऑर्बिट E2 और नीची ऑर्बिट E1। अब आपको पता है कि जो H₈ है वो होता है E2 - E1। E2 - E1 करेंगे आप, तो बच्चों E2 - E1 करेंगे तो यहां पे आएगा -2π²m�k² z² e⁴/n2² h²। और बच्चों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों। जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हम प्लस को आगे लिखेंगे, जैसे -3 और +4 लिखा हो, तो ऐसा लिखना अच्छा नहीं माना जाता, इसे 4 - 3 लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें, पहली बात तो जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लेंगे। कॉमन है 2π² m�k² z⁴/h², ये कॉमन है बच्चों। अब कोई बच्चा बताया अंदर क्या बचेगा? बच्चों अभी आपने मुझे ये बताया कि अच्छा, एक मिनट, आपने कहा कि ये कॉमन लेने पर ब्रैकेट में बचेगा प्लस वाला पहले, यानी कि 1/n1² और -1/n2²। बच्चों ये बचेगा।
ये बचेगा बच्चों। और जब ये बचेगा उसके बाद हमें निकालना है उसका रेडबर्ग फार्मूला निकालना है बच्चों। बेसिकली स्पेक्ट्रल सीरीज की फ्रीक्वेंसी और उसकी वेवलेंथ निकालना हमारा उद्देश्य है। तो उसने अब इसने यहाँ पर ना न्यू बराबर सी बाई लैम्डा लिखेंगे बच्चों। अगले स्टेप में हम ये लिखेंगे एच सी बाई लैम्डा इजिकल टू, ये हम इसको यहां पर आप देखिए एच सी बाई लैम्डा के पीछे बताइए हमारा बच्चों क्या पर्पस है। आपको पता है कि अब हमने बच्चों यहां पर अब हमारा 1/λ निकालना हमारा उद्देश्य है बच्चों। हम एच सी को अब इधर भगा देंगे, एच सी को हम इधर भगा देंगे, एच सी को हम इधर भगा देंगे तो बच्चों 1/λ कितना मिलेगा? इसे वेव नंबर कहते हैं। 2π² m k² z² e⁴ अपॉन में आ जाएगा बच्चों ये CH³ इतना आ जाएगा 1/n1² माइनस 1/n2²। बच्चों इतना आ जाएगा ये। अब इसमें ऐसा है प्यारे बच्चों, जो अगर आप देख पा रहे हैं कि इसमें 2π² m k² z² e⁴ में बच्चों z अलग अलग होता है और बाकी सब चीजें जो अगर मैं आपसे पूछूंगा प्यारे बच्चों, अगर आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि ये सारा कांस्टेंट है। देखो इलेक्ट्रॉन का मास है k 1/4πε है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है c, ये प्रकाश की चाल है, h प्लैंक कांस्टेंट है, ये सारा कांस्टेंट है बच्चों। इसको बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट RH, और इसकी वैल्यू होती है बच्चों, रिडबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो आपके 2, इसकी वैल्यू होती है 1 हालांकि आपको वैसे मैं लिख के बता रहा हूं, आपको ऐसी चीजें रटने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। वजह क्या है कि आपके पेपर में कांस्टेंट सारे दिए हुए आते हैं बच्चों। तो 1.097 और 10⁻⁻7 समथिंग ऐसे कुछ वैल्यू इसकी आती है बच्चों पर मीटर। ये रिडबर्ग कांस्टेंट आपका हो गया। तो उसके बाद ये जो 1/λ है बच्चों, इसकी वैल्यू आ गई है RH और Z² और 1/n1²। बताओ इसमें लोअर ऑर्बिट का क्वांटम नंबर कितना है, n1 के n2? n1 नीचे वाली ऑर्बिट और n2 ऊपर वाली ऑर्बिट। प्यारे बच्चों ये फार्मूला हो गया सिंपल रूप में 1/λ निकालने का। इसको ना न्यू बार भी कहते हैं, वेव नंबर इसको बोलते हैं बच्चों, वेव नंबर। ऐसे कहें या ऐसे कहें एक ही बात होती है। अब आपको पता है कि हम बात करते हैं कॉमन, लेकिन हमारा टारगेट हाइड्रोजन एटम होता है। तो फॉर हाइड्रोजन एटम Z बराबर 1। तो बच्चों जो फार्मूला बन गया हाइड्रोजन एटम के लिए वेव नंबर निकालने का, वो बन गया RH और बच्चों ये फार्मूला बन गया RH और 1/n1² माइनस 1/n2²। प्यारे बच्चों ये फार्मूला स्पेशली हाइड्रोजन के लिए जो फार्मूला है, इसी को बोलते हैं रिडबर्ग फार्मूला। और अब वो वक्त आ गया था कि जब सारी सीरीज का उद्घाटन प्रॉपरली होने वाला था, कि कोई चीज हमने देखी, फिर उसके लिए वजह तलाशी और उसको एक्सप्लेन किया। ये बात रदरफोर्ड ने बच्चों करी थी। इसको वेव नंबर कहते हैं, रिडबर्ग फार्मूला इसको कहते हैं, रिडबर्ग फार्मूला। इसको कहते हैं रिडबर्ग फार्मूला बच्चों। और रिडबर्ग फार्मूला के बाद प्यारे बच्चों उसके बाद उसने
जो है सारी सीरीज को एक्सप्लेन कर दिया था 1/λ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे बच्चों तो आपको ये पता लगने वाला है कि ये जो हमारा फार्मूला है, जिसको हमने अभी रिडबर्ग फार्मूला का नाम दिया है बच्चों, ये जो फार्मूला अभी हमने देखा, बच्चों ये रिडबर्ग फार्मूला जो अभी अभी आपने देखा है, इसी से रिलेटेड है हमारा जो है ये टॉपिक अपना। तो बच्चों रिडबर्ग फार्मूला हमने आपको बता दिया। अब इसमें ऐसा है कि जो डिफरेंट सीरीज यहां पर आई थी बच्चों, उनके बारे में एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफरेंट सीरीज, जो स्पेक्ट्रल सीरीज आई थी ना बच्चों, उसका एक्सप्लेनेशन जो है किस टाइप से उसने किया। अब इसको समझिए बच्चों, आपको मैं बता दूं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से बच्चों, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से आता है फर्स्ट ऑर्बिट में, मतलब n=2 से आता है ग्राउंड स्टेट में n=1 में, तो मिलती है लाइमन सीरीज। और बस गिरना चाहिए 1 में, गिरे कहीं से भी, n=2 से, 3 से, 4 से, 5 से, इंफिनिटी से, कहीं से भी गिरे पहली ऑर्बिट में, तो लाइमन सीरीज। ये अल्ट्रावायलेट रीजन में पाई जाती है। नंबर 2, कहीं से भी गिरे, दूसरे ऑर्बिट में गिरे, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, कहीं से भी गिरे, दूसरी ऑर्बिट में गिरे, तो बामर सीरीज। ये अल्ट्रावायलेट रीजन में होती है। बामर एकमात्र सीरीज है जो विजिबल में होती है। अब कहीं से भी गिरे, तीसरी में गिरे, पाश्चन सीरीज। कहीं से भी गिरे, चौथी में गिरे, ब्रैकेट सीरीज। कहीं से भी गिरे, पांचवी में गिरे, तो पिफुंड सीरीज। प्यारे बच्चों, यहां पर आप देख सकते हैं कि ये एनर्जी का डेरिवेशन जो मैंने आपको कराया, इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। और ये रिडबर्ग फार्मूला का डेरिवेशन हो गया है। और इसके बाद ये देखिए लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज में आपके सामने है, यहां पर लिखा हुआ है बच्चों कि दिस सीरीज इज ऑब्टेन्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स टू फर्स्ट ऑर्बिट फ्रॉम एनी आउटर ऑर्बिट। ये लाइमन सीरीज हो गई बच्चों। ऐसे ही ये बामर सीरीज पढ़ लेना, पाश्चन सीरीज पढ़ लेना, ब्रैकेट सीरीज पढ़ लेना, पिफुंड सीरीज पढ़ लेना। और ये देखो बच्चों, ये देखो बच्चों, यहां पर एक देखने की बात है। ये न्यूक्लियस है प्यारे बच्चों, ये जो है हमारा जो है न्यूक्लियस है। आप देख सकते हैं ये न्यूक्लियस है। और ये न्यूक्लियस है, ये पहली ऑर्बिट, दूसरी ऑर्बिट, तीसरी ऑर्बिट। तो अलग अलग हिसाब से आप देख के पता लगा सकते हैं कि ये कौन सी सीरीज में यहां पर ये गिरा है बच्चों। तो ये देखिए, ये सारी सीरीज हो गई। और सारी सीरीज आने के बाद बच्चों, और ये है आज का, बस हमारे पास 5 मिनट में मैं ख़त्म कर रहा हूँ बात। और ये आज का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ बच्चों। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है मैं आपसे करने जा रहा हूँ, पेपर में एक सवाल आता है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। वो ये आता है कि आपसे कोई सीरीज की ना मिनिमम और मैक्सिमम वेवलेंथ पूछ लेते हैं। वो कहते हैं कि भैया आप हमको जो है ना बामर सीरीज की जो स्पेक्ट्रल सीरीज होती है ना, सारी एक्सप्लेन हो गई, मैक्सिमम वेवलेंथ निकालो और मिनिमम वेवलेंथ निकालो। ये सबसे ज्यादा आने वाला सवाल है बच्चों, है ना। तो बेसिकली होता क्या है
कि दो तरीके की स्टडीज बच्चों होती हैं, एक तो होती है एक्सटेंसिव, एक होती है इंटेंसिव। इंटेंसिव अप्रोच में क्या होता है कि आपने चैप्टर शुरू किया और सीधे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लिया, जैसे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आया अभी आपके सामने, सीधे वो किया, हर टॉपिक में हर चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लिया और छोड़ दिया। लेकिन कभी कभी पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट ना आके सिलेबस में से कुछ भी आ जाता है, तो बच्चे ऐसे बच्चे सेलेक्टिव पढ़ने वाले बच्चे धराशायी हो जाते हैं। और जो बच्चे सारा पढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी, कम इंपॉर्टेंट भी, और जो सिलेबस है सारा, वो हमेशा अच्छे नंबर प्राप्त करते हैं। इसलिए मेरी अप्रोच हमेशा एक्सटेंसिव रही है। लेकिन हाँ, मैं जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को तुरंत बता देता हूँ कि बेटा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सुनो बच्चों, क्या मैं आपको फटाफट करा के छुट्टी करता हूँ, आपकी अगली क्लास भी होने वाली है। प्यारे बच्चों देखो, जैसे मैंने आपसे कहा बामर सीरीज, बामर सीरीज की 1/λ की फार्मूला क्या होती है। कोई प्यारा बच्चा, मैं बहुत देर से मैं बोले जा रहा हूँ, कोई प्यारा बच्चा मुझे यहाँ पर बताएगा कि यहाँ पर खाली स्थान में क्या आएगा। बामर सीरीज में यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर n1 आता है ना, तो बेटा सुनो, अगर हाँ बेटा n1 लिखूं 1 तो लाइमन, 2 तो बामर, यहाँ आएगा 2 का स्क्वायर। ये बामर सीरीज है। प्यारे बच्चों अब सुन लो बहुत खास बात, प्यारे बच्चों देखो, ये आपकी ऑर्बिट है n1, इससे ठीक ऊपर वाली दूसरी ऑर्बिट है n2, है बच्चों। अब देखो, अगर जो है यहां से यहां आएगा तो एनर्जी जो निकलेगी वो होगी H = E2 - E1। ये एनर्जी मिनिमम होगी। देखिए, पहली ऑर्बिट में आना है तो कहां से आ सकता है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, अनंत। तो जब बिल्कुल n2 से आएगा तो एनर्जी होगी मिनिमम, फ्रीक्वेंसी होगी मिनिमम, और जब फ्रीक्वेंसी होगी मिनिमम तो वेवलेंथ होगी मैक्सिमम। प्यारे बच्चों, जब तुम क्या करोगे, इस फार्मूले में तुम n2 लिखोगे 3, तो तुम्हें न्यू मिलेगा मिनिमम, लैम्डा मिलेगा मैक्सिमम। यानी कि फार्मूला बन जाएगा 1/λ = RH 1/2 का स्क्वायर - 1/3 का स्क्वायर। जब तुम ऐसा करोगे तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम और वेवलेंथ मैक्सिमम मिलेगी। और बच्चों, जब तुम्हें फ्रीक्वेंसी चाहिए मैक्सिमम तो n2 कितना होगा, कितना होगा बेटा, इन्फिनिटी। जब n2 होगा इन्फिनिटी तो लैम्डा होगा जो है मिनिमम। जब आप लैम्डा मिनिमम का फार्मूला निकालोगे तो यहां पर आ जाएगा RH 1/2 का स्क्वायर 1/∞। बच्चों इस तरीके से ना लाइमन, बामर, पार्शियल सीरीज, ब्रैकेट सबकी ना मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालने को आती है। और ये मैं आपको यहां पे बता के आपकी छुट्टी कर रहा हूं। ये देखो, n2 को लिखा मिनिमम तो लैम्डा मैक्सिमम, और सॉल्व किया, ये आंसर आ गया। ऐसे ही n2 को लिखा मैक्सिमम तो लैम्डा मिनिमम, ये आ गया बच्चों। ये मैंने पेपर में आपको निकाली है, लाइमन की निकाली है। ऐसे ही बच्चों मैंने और वैल्यू बता रखी है, उनको आप लोग ट्राई करेंगे बच्चों। और ये एक और इलेक्ट्रॉन है, हाँ ये जो है एक छोटा सा एनर्जी लेवल डायग्राम, इसको पढ़ लेना अपने आप। ये इसमें क्या होता है कि ये हम जो एनर्जी का फार्मूला नहीं होता, ये वाला फार्मूला -13.6/n²। ध्यान से सुनना बच्चों, अच्छे बच्चे हो आप, इसलिए बता रहा हूँ। इतना हो गया। इसमें n की अलग अलग वैल्यू लिखना, तो वैल्यू आएंगी इतनी, 13.6, 3.4, 1.5, 0.85 ऐसे आएंगी। उसके बाद तुम लाइनें खींच लेना, ये वाली लाइनें खींच लेना बच्चों, लाइनें खींच लेना। और लाइनें खींच के तुमको क्या मिलेगा, ये देखो, ग्राउंड स्टेट, पहला स्टेट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और अनंत है बच्चों। क्या होता है कि जैसे जैसे एनर्जी ऊपर को बढ़ती है ना, डिफरेंस घटता जाता है। जैसे कि ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितनी है, -13.6, और दूसरे वाला स्टेट की एनर्जी काफी ज्यादा है, -3.4 है। फिर डिफरेंस घट रहा है। देखो, एनर्जी तो लगातार बढ़ रही है बच्चों। एनर्जी देखो, -13.6 मिनिमम है, ये ज्यादा है, ज्यादा, ये 0 सबसे ज्यादा है। तो बेटा एनर्जी तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन उसका रेट घट रहा है। पहले से दूसरे में बहुत ज्यादा बढ़ी, दूसरे से तीसरे में कम बढ़ी, और कम बढ़ी, और कम बढ़ी, और कम बढ़ी, रेट घट रहा है। तो बच्चों एनर्जी लेवल्स में जो अंतर है ना, वो घटता चला जाता है। उसके बाद देखो, जब आया 1 में आया, कहीं से भी आया, 1 से आया, तो लाइमन सीरीज मिल गई अल्ट्रावायलेट वाली। ऐसी बामर, ऐसी विजिबल, इसको स्टडी करना बच्चों। और आई होप आपकी समझ में आ जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ये आपको कोई दिक्कत नहीं। आज हमने इतना आपको कराया,
और उसके बाद कल हम आपको पेज 15 से आगे कराएंगे बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। ओके बेटा।